नमस्कार। तो काफ़ी दिनों से जो आशंका थी वो हो गई, यानी रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। कई दिनों से अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस बात के लिए चेतावनी दे रहे थे कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अब स्थिति यह है कि जाहिर सी बात है कि रूस और यूक्रेन में जब हम युद्ध होगा, जंग छिड़ेगी, तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि जीत किसकी होगी। जीतना रूस को ही है और रूस अ, एक बार फिर क्रीमिया की तरह यूक्रेन पर अपना अधिकार जमाएगा। अब इस सारी कवायद में सारी जो चीज़ है, इसमें भारत कहाँ है, हिंदुस्तान कहाँ है, ये सवाल बहुत सारे लोगों को मथ रहा है। और आज दिन भर से मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि कई लोग बिना बैकग्राउंड जाने, बिना उसके पर्दे के पीछे की कहानी जाने और किसी एक पक्ष का साथ दे रहे हैं। या वो रूस का साथ देते हैं या वो यूक्रेन का साथ देते हैं। आज हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग यूक्रेन के प्रति सहानुभूति रख रहे हैं, और जो शायद एक छोटे देश का होने के कारण। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब आप समग्रता में किसी मसले को देखते हैं, संपूर्णता में किसी मुद्दे को देखते हैं, तो आपको अपने देश के हित, राष्ट्रीय समीकरण और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी समझना पड़ेगा। ये 2022 चल रहा है। 1922 में, यानी करीब ठीक 100 साल पहले, सोवियत संघ अस्तित्व में आया था। सोवियत संघ रूस जिसमें शामिल था, मॉस्को में जिसकी राजधानी थी। तो ये सोवियत संघ जो आया अस्तित्व में, उसमें क्रीमिया भी थे, जॉर्जिया भी थे, लातविया भी थे, एस्टोनिया भी थे, यूक्रेन भी थे, और भी तमाम सारे देश थे। तो ये 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा रहे। जब 91 में सोवियत संघ बिखरा तो ये सारे देश अलग अलग हो गए, और उसके बाद से ये सारे देश अपने अपने ढंग से जी रहे हैं। रूस और यूक्रेन की बड़ी दोस्ती बड़ी चर्चा का विषय रही है, और उनको एक तरह से जुड़वा भाई कहा जाता था। और रूस ने कई बार यूक्रेन की मदद भी की। जब सोवियत संघ बिखर गया तो ये जो कई राज्य हैं, जो आपस में जो राज्य थे पहले, जब देश बन गए तो आपस में लड़ने लगे। और कई बार जब वो लड़ते थे तो जाहिर सी बात है, चूंकि रूस एक बहुत बड़ा प्रदेश था, तो ये लोग रूस के पास मदद के लिए आते थे। तो अगर जिसकी मदद रूस कर देता था तो वो तो उसका भला हो जाता था, दूसरे का बुरा बन जाता था। लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि रूस को कोई सरपंच की तरह या कोई पंचायत के मुखिया की तरह भूमिका नहीं देता था। तो इसलिए जो पराजित पक्ष है वो अपने इधर उधर, मतलब रूस के अलावा अपने हित देखते रहे। कहाँ से उनको सुरक्षा मिल सकती है, कहाँ से उनका कारोबार हो सकता है, कहाँ से उनके देश के लोगों को बेहतरी का जीवन जीने का अवसर मिल सकता है। तो इस तरह से ज़िंदगी चलती रही। आप इसकी तुलना वैसे कर सकते हैं कि जैसे एक अखंड भारत था किसी ज़माने में, आज़ादी से पहले, जो कहा जाता है कि भारत, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब पाकिस्तान एक ही भूभाग के क्षेत्र थे, जिसको आज अखंड भारत का जो कई लोग सपना देख रहे हैं, उसकी बात करते हैं। तो जब आज़ादी हुई तो आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान, और बाद में पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया, तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 हिस्से बन गए। तो ठीक वैसा ही हाल कुछ सोवियत संघ का था। अब जंग तो छिड़ गई है, लेकिन यूक्रेन से दरअसल रूस को तकलीफ क्या थी? यहां इस विवाद की जड़ में आता है नेटो। और नेटो वो है जो यूरोपीय देशों के बीच आपस में सैनिक शक्ति संतुलन के लिए एक अटलांटा संधि जो बनी थी 1949 में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो नेटो में यह था कि करीब करीब 30 देश उसमें शामिल थे, और उसमें प्रधानता यूरोपीय देशों को दी गई थी। रूस उसमें शामिल नहीं हुआ था। हालांकि रूस का आधा कुछ भाग यूरोप में भी है और एशिया में भी बटा हुआ है, तो रूस इस तरह से विभाजित है।
नेटो में मोटी मोटी शर्त ये थी कि अगर कोई एक देश हमले का सामना करता है तो सारे देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। तो ये बात थी। तो जब कुछ दिनों से यूक्रेन के पास ये दबाव अमेरिका और अन्य सहयोग पश्चिमी और यूरोप के देश बढ़ा रहे थे कि वो नेटो में शामिल हो जाए। अच्छा, दो देश जो सोवियत संघ से बिखरे हैं और रूस के साथ सीमा पे लगे हैं, वो एस्टोनिया और लातविया हैं, जो पहले ही नेटो में शामिल हैं। तो रूस की मुश्किल ये बढ़ जाती है कि जब दशकों तक शीत युद्ध चला और रूस की और अमेरिका की नहीं बनती थी, दोनों दो ध्रुव की तरह काम कर रहे थे, तो जब अब रूस जब ताकतवर बना बिखरने के बाद, तो रूस क्यों चाहेगा कि उसके इर्द गिर्द चारों तरफ अमेरिका और उसके सहयोगियों की जो फौज है, जो सेना है, वो वहां काम करे। और इसलिए उसने नाटो को कभी पसंद नहीं किया। लेकिन उसने यूक्रेन को समझाया, कई बार कहा कि यूक्रेन, आप श्रीमान यूक्रेन जी, आप जो है नाटो में मत शामिल होइए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन यूक्रेन जो है वो इसको हवा देता रहा, शामिल तो नहीं हुआ। अब ये बात समझ से परे है कि यूक्रेन इसको हवा क्यों दे रहा था। रूस का नुकसान ये था कि रूस से यूक्रेन लगा हुआ है, और यूक्रेन से अगर यूक्रेन के साथ नेटो की संधि हो जाती है या यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है, तो जो अमेरिकी जो नेटो की जो सेनाएं हैं वो यूक्रेन की सीमा पर आके डट जाएंगी। और अगर डट जाएंगी तो आप ये समझिए कि रूस के और करीब आ जाएंगी। यानी रूस के प्रतिद्वंदियों को, रूस के एक तरह से सियासी दुश्मनों को एक अपने करीब, उनको एक और आने का अवसर मिल जाएगा उनके। तो ये एक बात थी। और ये ठीक वैसे ही है। आपको याद होगा कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान ने जो जिस कश्मीर के भूभाग पर कब्जा किया था, उसका एक बड़ा क्षेत्र चीन को उपहार में दे दिया था, और भारत इससे बहुत बिगड़ा था, और अभी भी हमारा उस पर विरोध जारी है। क्यों? इसलिए कि उस भूभाग को चीन के कब्जे में देने से चीन हमारी सीमा के करीब और आ गया है। ये बात समझने की है। तो अब ऐसी स्थिति में यूक्रेन के अंदर एक और बात थी कि दो राज्य जो थे वो पहले ही आजादी चाहते थे। यूक्रेन की आधी आबादी अभी भी अपने आप को रशियन मानती है, वो रशियन जानती है, वो रशियन संस्कृति से प्रभावित है। यूं तो दोनों देशों की संस्कृति एक जैसी है, लेकिन यूक्रेन के लोग रशियन संस्कृति से प्रभावित हैं, और बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो अभी भी रूस के समर्थक हैं। तो जब यूक्रेन अपने आप में खुद बिखर रहा हो, अपने आप में उसकी दो तीन तरह की विचारधाराएं हों, वहां के लोग और आबादी बटे हुए हों, तो ऐसी सूरत में रूस के लिए और भी अनिश्चितता बन जाती। अब सवाल, इसलिए उसने अंततः इस समस्या को हमेशा के लिए निपटाने का फैसला किया है। हम नहीं जानते कि यूक्रेन को वो जंग में जीत लेगा क्रीमिया की तरह, या क्या करेगा। हाँ, ये मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि जंग किसी मसले का समाधान नहीं है, हल नहीं है। जंग तो अपने आप में एक मसला है, एक प्रॉब्लम है। तो जंग के जरिए कोई समस्या सुलझाने का तो हम सोच नहीं सकते। लेकिन अगर हम ये अब इस घटना से अगर हम ये सोचते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए, हिंदुस्तान की स्थिति कैसी है, हमारे सामने दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति तो यह है कि हम नेटो देशों में शामिल हो जाएं, नेटो के साथ खड़े हो जाएं। हम हालांकि नेटो के मेंबर नहीं हैं। अमेरिका के साथ खड़े हो जाएं, यूरोप के साथ खड़े हो जाएं, और उन सारे देशों को जो रशिया पर आक्रमण करने का अभी तक तो नहीं उन्होंने कोई उत्तर दिया है, लेकिन अगर वो कोई बंदिशें लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, तो वो जाकर के उसमें हम लोग साथ में खड़े हो जाएं। इसका अर्थ यह है कि हमको जो रशिया से समर्थन मिल रहा है, हमारा जो कारोबार है, जो हमारे पड़ोसी हैं, क्योंकि आप अगर नक्शा देखेंगे तो हमारे सिर के ऊपर ठीक बहुत दूर हमसे रशिया नहीं है, बहुत लगा हुआ रशिया है। तो या तो हम उनके साथ चले जाएं, और दूसरी स्थिति यह है कि या हम रूस के साथ जाएं, रशिया के साथ जाएं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मेरा कहना यह है कि आपका जो अतीत है, आपका जो इतिहास है, वो अक्सर आपको आने वाले दिनों के लिए संकेत देता है, भविष्य के संकेत देता है।
हमने देखा है कि आज़ादी के बाद से अमेरिका ने हरदम पाकिस्तान का समर्थन किया है, भारत का नहीं किया। 50 साल तक उसने कश्मीर समस्या को उलझा के रखा, उसने संयुक्त राष्ट्र में भी उलझा के रखा और पाकिस्तान को भी वो हवा देता रहा, अपने हथियारों की सप्लाई करता रहा। तो हम अमेरिका पर कैसे भरोसा करें? करगिल युद्ध तक में पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था अमेरिका के पास कि जाकर के भारत से मध्यस्थता कराई, और अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको उसके अनुरोध को ठुकरा दिया था। इंदिरा गांधी ने अमेरिका को मुंह की धूल उसको इंदिरा गांधी के आगे अमेरिका की नहीं चली थी और अमेरिका को बहुत ही अपमानित होना पड़ा था। जब 71 की जंग हुई थी तो अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि वो अपना एक समुद्री बेड़ा भेज देगा, तो जवाब में रशिया ने तो कार्रवाई कर दी थी। और रशिया ने जिस तरह से हमारी मदद की थी, यानी उस समय सोवियत संघ था, तो सोवियत संघ ने हमारी मदद की थी। आज़ादी के बाद भारत जब अनाज संकट से गुजर रहा था तो अमेरिका संसद में अपनी डिबेट करा रहा था कि भारत को गेहूं देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और रूस ने 50,000 टन उस वक्त अनाज तुरंत भेज दिया था। भारत के पुनर्निर्माण में रूस की भूमिका कोई भुला नहीं सकता। भिलाई स्टील प्लांट से लेकर कलपक्कम परमाणु बिजली घर तक एक लंबा सफर है। हथियारों का जिस तरह से हमारी रक्षा समझौते हुए हैं, रक्षा के सौदे हुए हैं, उसने हमको हमेशा एक कवच के रूप में काम किया है। क्योंकि अमेरिका चूंकि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई कर रहा था, तो हमें रशिया के साथ एक इस तरह से मजबूत संबंध बना के रखना ही था। दूसरा, आप पड़ोसियों को कितने आप दुश्मन नहीं बना सकते। वैसे ही हमारे पड़ोसी एक चीन और एक पाकिस्तान हमारे लिए कम सिरदर्द नहीं है। रशिया भी अगर बन जाए तो और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मेरे कहने का अर्थ यह है कि रशिया को हम अगर देखें तो लगातार 70-75 साल में वो हमारा एक मजबूत सहयोगी रहा है। और जब भी संकट की बात आई है, कश्मीर मुद्दे पर आपको याद होगा, उसने कहा है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का ये द्विपक्षीय मामला है। हम लंबे समय तक ये कहते रहे कि कश्मीर मुद्दे का प्रयास करते रहे कि कश्मीर के मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि कुछ समय से ऐसा हुआ, लेकिन रूस ने हमेशा इस बात का समर्थन किया कि कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान मिलकर इस मामले को तय करें, और उसने कई बार संयुक्त राष्ट्र में भी हमको भरपूर समर्थन दिया है कश्मीर के मसले पर। तो एक तरफ हमारे पास ट्रस्टेड दोस्त है, और एक तरफ हमारे पास, दूसरी तरफ हमारे पास वो एक ऐसा शुभचिंतक बनने का दावा करता है जिसने हमको कभी साथ नहीं दिया। और साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम उसके कारोबारी हितों में अड़ जाते थे लंबे समय तक। अच्छा, फिर हमने देखा कि बीते 4-5 साल तक थोड़ा सा हमारा हनीमून अमेरिका के साथ चला ट्रंप के ज़माने में, लेकिन ट्रंप ने हिंदुस्तान की हरदम खिल्ली उड़ाई। अफगानिस्तान के मामले में उन्होंने कहा कि जितना आप करते क्या है, आप लाइब्रेरियां बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, संसद बना रहे हैं, चुनाव आयोग बना रहे हैं, वहाँ कर अफगानिस्तान में किसको ज़रूरत है इसकी? और जितना आप खर्चा करते हैं, जो आपका साल भर का बजट है, उतना तो हमारा 24 घंटे का खर्च है। तो इस तरह से उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खिल्ली उड़ाई थी ट्रंप ने। इसके बाद हम 40 सालों से ईरान में एक चाबहार बंदरगाह के निर्माण के लिए लगे हुए थे, और जो बंदरगाह अब बन चुका है। और ये बंदरगाह क्यों बना था? क्योंकि चीन में पाकिस्तान ने ग्वादर एयरपोर्ट के बंदरगाह बनाया था, और जो भारत की समुद्री सीमाओं के लिए बड़ा ख़तरा बन गया था। तो ऐसे में पाकिस्तान के ठीक पीछे अगर हम चाबहार बंदरगाह बनाते तो इससे हमारा अफगानिस्तान और ईरान के साथ व्यापार भी बढ़ता, और पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ पर एक दबाव भी बनता। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले इस गठजोड़ इस चाबहार बंदरगाह के लिए प्रयास किया था, और अभी जाकर के वो कंप्लीट हुआ। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने ईरान से हमें तेल आयात बंद करने पर विवश किया, मजबूर किया, और हमारा जो चाबहार का जो बंदरगाह है उसका जो इस्तेमाल है वो न्यूनतम हो गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ समझौता किया जो उसके गले की हड्डी बन गया, लेकिन उसमें उसने भारत को शामिल नहीं किया। अमेरिका ने पाकिस्तान को शामिल किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मित्रों कि पाकिस्तान और हमारे आसपास की जो रणनीतिक और भौगोलिक स्थितियां हैं और जो समीकरण हैं, वो हमें इस बात के लिए
इजाज़त नहीं देते कि हम आंख मूंद कर अमेरिका, पश्चिमी देश और यूरोप के देशों के साथ जाएं। ब्रिटेन ने तो आज तक जलियांवाला बाग के लिए माफ़ी तक नहीं मांगी है, और वो ब्रिटेन अमेरिका का नंबर 1 साझीदार है। तो ये गोरी चमड़ी वाले लोग हमको दोयम दर्जे का समझते हैं। अच्छा, एक और मैं एक काल्पनिक दृश्य उपस्थित करता हूं कि सोवियत संघ एक अखंड सोवियत संघ था जो खंड खंड होकर राज्यों देशों में बिखर गया, और रूस अब चाहता है कि उन पुराने देशों को, चूंकि संस्कृति एक है, भाषा एक है, किन्हीं कारणों से बिखरा हो, लेकिन अगर वो जैसे क्रीमिया को उसने मिलाया, 2 राज्य और भी अब आज़ाद हो रहे हैं, तो वो अगर ये कोशिश कर रहा है और ये द्विपक्षीय मसला माना जाएगा तो उसमें गलत क्या है। मान लीजिए कल के रोज हम जैसे अखंड भारत थे, अखंड हिंदुस्तान था, तो उसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। आज पाकिस्तान में 3 पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं पाकिस्तान से। तो या तो वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में शामिल हो जाएं या फिर उनको स्वतंत्र कर दिया जाए। बलूचिस्तान वो इलाका है जहां के लोग कब से आज़ादी का आंदोलन चलाए हुए हैं, 1947 के पहले से। जब 47 में 9 अगस्त को पाकिस्तान ने जो है उसके सामने प्रस्ताव रखा था, तो उसके बाद से ही वहाँ जिस तरह से कलात राजा था और उसको जबरिया, एक तरह से जबरन सैनिक कार्रवाई करके बलूचिस्तान को हड़पा था, वो एक लंबी कहानी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कल के रोज अगर बलूचिस्तान ये फैसला करे कि या तो उसको भारत में मिलना है और या वो स्वतंत्र रहना चाहता है, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या हम अमेरिका से पूछेंगे? और हमें क्यों नहीं उसमें दखल देना चाहिए? हमें उनकी इन दोनों इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। ऑल्दो हमने आज तक कभी अपनी सीमाएं बढ़ाने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन अगर कोई स्वतंत्र रूप से कोशिश कर रहा है कि बलूचिस्तान चाहता है कि वो भारत में मिले, या पीओके वापस अपने कश्मीर के टुकड़े के साथ आना चाहता है, तो भारत क्यों मना करेगा भाई? सिक्किम एक अलग देश था और 1975 तक अलग देश था, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। सिक्किम की जो संसद थी, उसमें असेंबली थी, उसमें प्रस्ताव पारित हुआ और वो भारत में शामिल हो गया। आज भारत का वो एक खुशहाल नॉर्थ ईस्ट का शानदार राज्य है, प्रगति भी कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर भारत, अखंड भारत की बात हम जब करते हैं, और उन 2 राज्यों का, अब ये तो आवश्यक नहीं है किसी देश की कि अब अलग से हम कब्जा करें, जंग करें और फिर से लोगों को मिलाएं उन राज्यों को। पाकिस्तान में सिंध का आंदोलन चल रहा है, जीए सिंध आंदोलन चल रहा है, कब से वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। तो अगर कल के रोज वो मदद मांगते हैं तो हम कैसे मदद से इनकार कर सकते हैं? और जब हम ऐसी मदद करने के लिए तैयार हैं तो हम रूस की मदद क्यों ना करें, जो हमारा ट्रस्टेड है, और रूस को भी हमें इस मसले पर रूस की सहायता करनी चाहिए। गलती यूक्रेन से ये हुई है कि वो उसने नाटो में जाने का जो सोचा है, ना तो वो नाटो में गया, लेकिन उसने अपने रिश्तों और अपने और रूस के रिश्तों में दरार पैदा कर ली। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता था मित्रों, क्योंकि ये बात समझनी बहुत ज़रूरी थी कि आज रूस को भारत ने, ठीक है, एक बयान जो दिया है बहुत कि संयम से काम लें और सब्र से काम लें, धीरज से काम लें, लेकिन भारत कभी भी खुलकर रूस के विरोध में आ नहीं सकता, क्योंकि कल के रोज जो स्थितियां बनेंगी तो क्या गारंटी है कि अमेरिका और यूरोप के देश उसको साथ देने आएंगे जिन्होंने बंटवारा किया है? रूस ही उसको हेल्प करेगा। अभी भी जो मिसाइल समझौता हमारा हुआ है उससे भी अमेरिका चिढ़ा हुआ है, यानी भारत क्या अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकता? तो जो मिसाइल समझौते से अमेरिका चाहता है कि हम उसको रद्द कर दें, लेकिन ये हम इस बात के लिए हम तैयार नहीं हैं, और हम रूस के साथ हमारे जो संबंध हैं ऐतिहासिक हैं और ये बने रहेंगे। इसलिए ये बहुत आवश्यक था दोस्तों कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बारे में पर्दे के पीछे के कुछ तथ्य आपके सामने मैं लाऊं और उनकी चर्चा आपसे करूं। आज की बातचीत सिर्फ इतनी ही। अब फिर किसी नए विषय पे अगली बार बात करेंगे। धन्यवाद।